नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी वेद प्रकाश की है। वेद प्रकाश उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के रहने वाले और पेशा ट्रक ड्राइवरी। वो अधिकांश ट्रक अपना आसपास के एरिया में ही चलाते थे, जो जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और ऐसी जगह पर वो ज़्यादातर जाया करते थे। लंबी दूरी का उनका ट्रक चलाने का अनुभव नहीं था। अभी तो मात्र उनको 2 साल ट्रक पर काम करते हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो ना तो पूजा पाठ करते थे और ना ही भूत प्रेत इन शक्तियों पर यकीन करते थे। और निडर तो थे ही, सिर्फ डरते थे इंसान से और किसी चीज से नहीं। वो कहते थे कि भूत प्रेत को तो मैं आज तक देखा नहीं, लेकिन इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन हष्ट-पुष्ट थे, डरते नहीं थे। एक आध को तो खुद ही देख सकते थे, उनमें ताकत थी। लेकिन फिर भी कहते थे कि हमें डर करके रहना चाहिए इंसानों से। और जब अपना ट्रक लेके चलते ना, तो लोगों का एक तरह से भला भी करते थे, लिफ्ट भी देते थे। और उसके एवज में जो भी उनके ट्रक में बैठता या बैठती, कुछ न कुछ पैसे कौड़ी जरूर देती थी। और उस पैसे कौड़ी से उनका शाम का, सुबह का खाने का प्रबंध हो जाता था। वो भी खुश थे कि चलो हमने उनको बिठाया और उन्होंने मेरे लिए कुछ पैसा दे दिया, बात बराबर हो जाती थी। अब एक तरह से ये लालच सा बन चुका था वेद प्रकाश के लिए। और वो रोड पर चलते हुए जो भी सवारी हाथ देती, अगर उनके पास वक्त होता तो जरूर अपना ट्रक रोक देते थे और उन सवारी को बिठा लेते थे। चाहे वो औरत हो, वो जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई भी हो। और वो इन चीज़ों में बिल्कुल पड़ते नहीं थे और अपना सवारी की तरह उनका नज़रिया था। एक तरह का सवारी को आगे जहाँ उनको जाना था वहाँ ज़रूर उतारते। एवज में पैसा नहीं मांगते थे। खुद सवारी बोलती थी कि कितना दे दूँ, तो कहते थे कि आपकी इच्छा, अगर देना है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही थे वेद प्रकाश जी। तो चले आगे की कहानी में, उन्हीं के अंदाज में। दोस्तों, मेरा 2 साल का ट्रक का अनुभव था। मैं बहुत कर्मठ था अपना ड्राइवरी के प्रति। वैसे मेरे परिवार में 2 लोग थे ड्राइवर, और उन्हीं के देखा देखी मैं इस लाइन में उतरा था। अब मैं भी एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। लेकिन जब मैं शुरू में लगा था ना, तो पैसा बहुत कम था। लेकिन जब मैं एक आध सवारियाँ बिठाना शुरू किया, तब मेरा जेब खर्चा चलना शुरू हुआ। हालांकि मैं किसी से पैसे नहीं मांगता था। कई सवारी ऐसी होती थी कि जिनके पास पैसे नहीं होते थे। मैं उनका जो सफ़र था मुफ्त में करा देता था। वो मुझे आशीर्वाद जरूर देते थे और मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैं उस टाइम में ना मंदिर जाता था, ना मैं ईश्वर की आराधना करता था, ना मैं भूत प्रेत पर यकीन करता था। और हमारे घर वाले कहते थे कि भाई, कम से कम भगवान का आराधना कर लिया करो। मेरे घर में हर एक लोग पूजा पाठ करने वाले, मेरे अलावा सब कोई ऐसा ही था। और जब वो हमसे बहस होती तब मैं कहता है, मेरी उम्र ही क्या हुई भाई, अभी तो मैं बच्चा हूँ एक तरह का। 24-25 साल कोई उम्र होती है। अरे भक्ति भाव करना है, जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं खुद कर लूँगा, आप लोग को बोलना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं घर में जाता था, पूजा पाठ होता था, तो जबरदस्ती मुझे शामिल कराया जाता था। अब मजबूरी में मुझे शामिल भी होना पड़ता था। लेकिन मैं अपने मन से पूजा पाठ में कभी ना शामिल हुआ, ना कभी मंदिर जाता था। खैर, ये तो मेरी पर्सनल बात हो गई। अब उस रात की बात बता रहा हूँ जिस रात को ये घटना हुई थी। साल था 2004। मैं जवान था, नया जोश, नया खून, नया उमंग और नया नया ड्राइवरी, सब कुछ नया नया था। और ट्रक तो मैं जैसे हवाई जहाज की तरह उड़ाता था, खाली ट्रक हो तो। लेकिन जब लोडिंग हो जाता ना, तो ट्रक को संभाल संभाल करके
चलना पड़ता था, क्योंकि मैं एक जगह धोखा खा गया था। मेरा ट्रक एक ऐसे खड्डे में गिर गई और बहुत ही नुकसान हुआ था मैं मालिक का। अब मालिक ने मुझे बहुत डांटा था और तब से मैं संभल संभल करके लोडेड ट्रक को चलाता था। अब मैं उत्तराखंड के रास्ते पर था। रात का अब टाइम हो चुका था। मैं एक ढाबा से खाना वाना खा करके तसल्ली से अब मैं सोचा कि अब रात भर का सफ़र कर लूँगा और सुबह मैं अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जाऊँगा। और जैसे ही ढाबे से आगे चला, मैं देखा एक औरत, बुजुर्ग लेडी, उसके साथ में एक लड़की मेरे ट्रक के आगे हाथ दे रही थी, रोकने की इशारा कर रहे थे। और रात का टाइम, लगभग उस टाइम 10 साढ़े 10 का टाइम था। अब ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मैं देख रहा था कि दोनों हाथ दे रहे हैं, रोकने की इशारा कर रहे हैं। और माहौल भी रात का, आज जिस जगह पर खड़े थे बिल्कुल सुन सपाटा हुआ पड़ा था। मुझे लगा कि इनको लिफ्ट देनी चाहिए, ये ज़रूरतमंद है। और देखो ना, इस टाइम कोई साधन भी नहीं मिली होगी इनको। तो मैं अपनी आदत के अनुसार ट्रक रोक दिया। अब पूछ बैठा कि आप लोग कहाँ तक जाओगे। तब उस ओल्ड लेडी ने बताया जगह का नाम, जो वहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर के आसपास में था। मैंने बोला ठीक है, हम तो आगे ही जा रहे हैं, आप दोनों बैठ जाओ। अब मैंने कंडक्टर सीट का खिड़की खोल दिया और दोनों के दोनों लोग बैठ गए। जो बूढ़ी औरत थी वो मेरी तरफ घूर करके देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, ना जाने मेरे चेहरे पर क्या देख रही थी। और कहने लगी, बेटा अभी तेरी शादी ब्याह नहीं हुई क्या? मैं शर्मा गया उनकी बात सुन करके। मैं कहने लगा, नहीं अम्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, 24-25 साल हुई है। अभी तो मुझे कमाना है, खुद को अपना एक तरह से तैयार करना है, अपना खुद का ट्रक लेना है। अभी तो मैं नौकरी करता हूँ ट्रक पर, तो अभी मैं कैसे शादी कर लूँ? इसके लिए तो मुझे अभी और टाइम लगेगा। और वो जो बूढ़ी माँ के बगल में लड़की बैठी थी, जवान लड़की थी, और वो जब मैं बोल रहा था तो मेरी तरफ देख रही थी। अब मेरी बात पर मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी। जब मैंने उसको देखा तो शर्मा की आंखें नीचे कर ली। देखने में खूबसूरत थी। मैं अब देख रहा था उसको बात करते हुए। मैं पूछी बैठा कि आप लोग इतनी रात में, अम्मा बताओ, आप अकेले कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हो? ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी? तब वो जो बूढ़ी माता थी कहने लगी, बेटा मैं किसी रिश्तेदार के घर में गई थी और थोड़ा लेट हो गया बेटा। हमारे परिवार वाले आने वाले थे, ना जाने किस वजह से नहीं आ पाए। मैं इंतज़ार करते करते काफ़ी वक्त हो गया और तब मुझे निकलना पड़ा। मैं सोचा कि तुम्हारे जैसे कोई ना कोई बच्चा ट्रक या बस कोई भी मुझे रास्ता में बिठा लेगा। देखो ना, मैं जो सोचा था वैसे ही हुआ। तुमने मुझे अपने ट्रक में शरण दे दिया, इसके लिए तो धन्यवाद। मैं कहने लगा, अम्मा ये तो हमारा फ़र्ज है, हम तो रोज़ ही करते हैं ऐसा काम। अब फिर बातचीत एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मैं अपना ड्राइवरी पर ध्यान दे रहा था, लेकिन कभी कभी छिपी हुई नज़र से उस लड़की की तरफ जरूर देख लेता था। मैं देखा कि बूढ़ी माँ की आंखें बंद हो गई है, शायद वो सो रही है। अभी 10 किलोमीटर का फासला जो तय करना था। मैं चाहता था कि स्पीड कम ही रखा जाए, आराम आराम से चला जाए, ताकि मैं उस लड़की का भरपूर दर्शन कर सकूं। वो जैसे मेरे दिल में उतर सी गई थी और अभी भी वो जगी हुई थी। उसकी माँ तो लगभग सो गई थी और वो लड़की कभी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा देती, कभी शर्मा करके आंखें नीची कर लेती। अब मैं समझ गया कि शायद उसके दिल में मेरे प्रति चाहत है, जैसे मेरे को हुआ था। और ऐसे ही बिना बातचीत किए हुए इशारे इशारे में हम दोनों एक तरह से बातचीत ही कर रहे थे। और मैं देख लेता था कि बूढ़ी माँ अब जागी तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। खराटे उनके नाक से जरूर निकल रहे थे और हम इसी तरह अब चलते जा रहे थे। ट्रक का स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखा था और 10 किलोमीटर का सफ़र लग रहा था कि कम से कम ना जाने कब ख़त्म होगा। हम तो एक दूसरे में जैसे अब समा से गए थे धुन में। हम
कभी वो लड़की मेरी तरफ देखती, कभी मैं उसकी तरफ देखता, और ऐसे ही सफ़र हमारा चल रहा था। आखिरकार वो जगह आ गई और बूढ़ी अम्मा नींद में थी, लेकिन जैसे ही जगह आई वो बिना आंख खुले कहने लगी, बेटा मेरा स्थान आ गया है, अब तुम मेरा अपना ट्रक रोक दो, हमें उतरना है। मैं देखा पहले बूढ़ी माँ की तरफ, अब जाकर के उन्होंने अपनी आंख खोला था, लेकिन जब उन्होंने बोला था इसका मतलब वो नींद में थी और उनको कैसे पहचान आ गया कि उनकी ठिकाना आ चुका है। लेकिन मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुआ और मैं अपना ट्रक रोक दिया। अब लड़की भी उतरी, बूढ़ी माँ भी उतरी और उसके बाद वो अपना थैला खोलने लगी। तब मैंने बूढ़ी माँ से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे लोग हैं, आपसे बातचीत करके मुझे आनंद आया, आप पैसे से छोड़ दीजिए। और बूढ़ी माँ कहने लगी, अरे बेटा तुम तो बड़े एक तरह से दिलेर लड़का हो, हाँ तुम तो पैसा भी नहीं ले रहे हो, तो बेटा मेरा घर पास में ही है, आओ थोड़ा कुछ चाय पानी तुम्हारे लिए मैं कर दूं, ज़्यादा दूरी पर नहीं, सड़क के किनारे ही है। मेरा ट्रक लोड था। मैं कहने लगा, अरे माँ कहाँ मेरा ट्रक लोड है और मैं अपना ट्रक छोड़ के कहाँ आपके घर पर जाऊँगा। और तब वो बूढ़ी माँ कहने लगी, अरे बेटा ये मेरा इलाका है, यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है, यहाँ पर तुम्हारे ट्रक के आसपास में कोई आ भी नहीं सकता, तुम आओ सही एक बार मेरे घर पर। अब इतना प्रेशर करने लगी, अब मेरा दिमाग ना जाने क्यों घूम गया। और दूसरा बुजुर्ग वो लड़की थी जो अभी भी मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी, इशारे कर रही थी कि चलो ना अपनी आंखों से। अब मैं उसी के चक्कर में अपना इरादा बदल दिया था कि चलो एक बार चल के देख ही लेते, ना जाने कब इस लड़की के चक्कर में मुझे आना पड़ेगा, तो कम से कम ठिकाना तो देख लूं, ताकि मैं कभी भविष्य में ऐसा मौका आया तो मैं इस लड़की से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और वही मेरी सबसे तगड़ी भूल थी। ट्रक में तो साइड पर लगा दिया। तब वो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा अपना ट्रक इस पेड़ के नीचे लगा दो, तुम्हारा ट्रक यहाँ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि रोड का मामला है बेटा, और भी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। अब किसी ने ठोकर मार दी तो तुम कहोगे कि बूढ़ी माँ तुमने नुकसान करा दिया, इससे बेहतर है बेटा इस पेड़ के पास में लगा दो और यहाँ सुरक्षित रहेगी तुम्हारी ट्रक। मैंने वैसे ही किया जैसे बूढ़ी माँ ने कहा था। ना जाने मैं ऐसा क्यों कर रहा था, शायद उस लड़की के प्यार में मैं पड़ चुका था इसी वजह से। और लड़की मेरी तरफ देख लेती, मुस्कुरा देती, हाँ मैं सब कुछ जैसे भूल जाता था। और वही किया, पेड़ के पास अपना ट्रक लगा दिया और बूढ़ी माँ तो मेरा जैसे इंतज़ार कर रही थी और लड़की भी। और इसके बाद मैं अपना ट्रक को तसल्ली बख्श लॉक कर दिया और इसके बाद कहने लगा कि चलो अम्मा अब जल्दी से मुझे बस पानी पिला देना, मैं आपका घर देख लूँगा, अब फिर कभी भविष्य में मौका मिला तो मैं आपके घर पर ज़रूर आऊँगा। अब बूढ़ी माँ और लड़की अब उस घर की तरफ चल पड़े जो वो उनका घर था। रोड से बस थोड़ी ही दूरी पर एक पगडंडी थी और पगडंडी पर चले जा रहे थे। वो लोग आगे आगे, मैं पीछे। जब गया तो एक घर मुझे दिखाई दिया। अब बिल्कुल खेतों के बीच लग रहा था कि घर बना हुआ है। आसपास में कोई दूसरा घर नहीं था, बिल्कुल कोई इंसानी बस्ती आसपास में मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो इतना एकांत में इस बूढ़ी माँ का घर, वो भी इस जगह सुनसान एरिया में, मुझे थोड़ा खटका था। लेकिन जब भी वो लड़की मेरी तरफ देखती ना तो मैं अपना सब कुछ भूल जाता था। आखिरकार हम उस घर में पहुंच गए। घर के अंदर कोई भी नहीं था। उसमें लग रहा था कि बस यही दोनों लोग रहते हैं। अब वो बूढ़ी माँ मुझे अंदर लेके गई। उस घर में 3 कमरे मुझे दिखाई दे रहे थे और 2 पर तो पर्दा लगा हुआ था, एक खुला हुआ था, उसमें कोई पर्दा वर्दा नहीं था। वो एक तरह से बैठक जैसा बनाया गया था और वहाँ पर कुर्सियाँ भी थी। कुर्सी बहुत पुराने ज़माने की टाइप की लग रही थी और एक तो झूलने वाला कुर्सी भी था।
अब बूढ़ी माँ जो थी वो मुझे कहने लगी, बेटा अब थोड़ी देर तुम आराम कर लो, और तुम्हारे लिए मैं कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ, कि ताकि तुम थोड़ा खा पी करके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें आगे का सफ़र भी तो करना है। और तब तक मेरी बिटिया तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं अभी गई और थोड़ी देर में आ रही हूँ। इसके बाद बूढ़ी माँ जैसे उस घर से बाहर निकल गई हो। अब उस जगह पर मैं और मेरी प्रेमिका, हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अभी भी हम बात नहीं किए थे। ना तो लड़की ने जबान खोला था और ना मैंने उससे कोई बात किया था। बस देखे जा रहे थे। वो लड़की मुस्कुरा रही थी और मैं भी उसकी मुस्कुराहट में साथ दे रहा था। और तब वो लड़की कहने लगी, मैं एक नॉर्मल कुर्सी पर बैठा हुआ था, तब वो लड़की कहने लगी, अरे आप इस कुर्सी पर, बड़े वाले कुर्सी पर बैठ जाइए ना, आराम से रिलैक्स हो जाएंगे आप, थकान जो हो आपका निकल भी जाएगी। फिर मुझे उस कुर्सी पर, जो झूलने वाली कुर्सी थी, उस पर मैं बैठ गया। बाकी मैं उस पर बैठा ना तो बड़ा मुझे राहत महसूस हुई। शरीर का थकान ऐसा लगा कि जैसे निकल गई हो, और मैं उस कुर्सी पर झूलने से लगा था। और वो लड़की कहने लगी कि आप पहले पानी पिएंगे या फिर आपके लिए कुछ और ले आऊं। मैं थोड़ा उसकी बात पर घबरा गया। मैंने बोला, देखिए मैं कुछ और पीता नहीं हूँ, दारू वारू में शौकीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ पानी, दूध, चाय, इसके अलावा और कोई नशे का चीज़ नहीं लेता। तब वो लड़की खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था चाय, दूध या कुछ और चीज़। मैं इस घर में कोई दारू वारू नहीं पीता। वो लड़की हंसते हुए कहने लगी, और उसकी साफगोई मुझे बिल्कुल पसंद आ रही थी। आज जब हंसती थी ना तो उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगते थे। आज देखने में भी सुंदर, स्मार्ट सी लग रही थी। लंबे लंबे बाल और उसके जो सुंदर बढ़ा रहे थे। अब मैं उससे बातचीत का जो सिलसिला था जैसे शुरू करने वाला था, तभी कही कि आप पहले पानी पिएंगे ना, और वो भागती हुई चली गई। अब कुछ देर के बाद लौटी तो गिलास, बड़ा सा गिलास, पुराने जमाने वाला, जैसे लस्सी उस्सी पिया जाता था, इतना बड़ा गिलास था, और उसमें पानी लेके आई। अब मुझे पानी दी। मेरा भी प्यास लग रहा था। जब मैंने गिलास को टच किया ना, छुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। गर्मी का दिन था और गिलास बड़ा ठंडा लगा, जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी लेके आई हो। और वाकई में जब पानी पीने लगा तो बड़ा आनंद आया। पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट लग रहा था। अब पूरा का पूरा ये गिलास में पानी अब डकार चुका था। इसके बाद मुझे और आराम महसूस होने लगा। ट्रक चला चला के हम लोग थक जाते हैं, खास करके कमर जवाब देने लगता है। अब मैं तो नया उम्र का लड़का था, लेकिन ये बीमारी मुझे भी हो गई थी, क्योंकि हम लगातार ट्रक चलाते रहते थे। अब कभी कभी हमें जब दर्द होता महसूस होता ना, तो ट्रक रोक करके हम रोड पर कुछ देर पैदल चलते, इधर से उधर घूमते, तब जाके वो दर्द खत्म होता था। लेकिन इस कुर्सी पर बैठते, और वो दर्द मुझे काफ़ी दिनों से हो रहा था रुक रुक करके, लेकिन इस कुर्सी पर जब झूलने वाली कुर्सी पर बैठा और जब वो पानी पिया ना, तो दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। मुझे बड़ा आराम सा लग रहा था। अब फिर वो लड़की कहने लगी, कुछ और ले आऊँ आपके लिए। मैं देखा कि वहाँ पर अभी भी वो बूढ़ी माँ नहीं आई थी। अब मैं कहने लगा कि बूढ़ी माँ कहाँ गई, कब तक लौटेगी? वो कहने लगी, कहीं गई है काम से और आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं कहा कि आप मेरे पास ही बैठिए ना, कुछ बातचीत करते हैं। और वो लड़की वास्तव में मेरी बात को मानी, और एक पुरानी कुर्सी जिस पर मैं बैठा था, उस कुर्सी को सरका करके मेरे झूले वाली कुर्सी के बगल में वो भी आके बैठ गई। अब मेरी तरफ आंखें घूर घूर कर देखने लगी, कहने लगी, हाँ अब बोलिए क्या कह रहे थे। मैं जब उसकी आंखों में देखा ना, तो बस ऐसा लगा कि मैं भूलता जा रहा हूँ। मैं हूँ, अपना अस्तित्व मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस लग रहा था कि उसकी आंखों की गहराई में खोते हुए जा रहा हूँ। एक जैसे लग रहा था कि आंख ना होकर के समंदर की गहराई है, हाँ मैं उसमें कूद पड़ा हूँ। और
नीचे गिरता चला जा रहा हूं। मैं बस ऐसे ही फील कर रहा था उस टाइम में, और अचानक मेरी तंद्रा टूटी। अब मैं देखा वो लड़की मेरे बिल्कुल समीप आकर सट गई थी। अब मेरे बालों को सहला रही थी और कह रही थी कि आप आराम कीजिए, आपको नींद आ रही है, आप थके हुए हैं, काफ़ी दिनों से डाइट तो कर रहे हैं, थोड़ा देर आराम कर लेंगे तो आपको बहुत ही राहत महसूस होगी। मैं आपका सर का मालिश कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना। और मैं अब तंद्रा से टूटा था, एक तरह से मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। अब मैं कहने लगा हाँ, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अब फिर मेरी आंखें जो बंद हो गई थी, मैं लग रहा था कि गहरी नींद में चला गया हूँ। और इसके बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं एक बिस्तर पर पाया और मेरे बगल में वही लड़की अब मेरे साथ में सो रही है। कमाल की बात थी। मैं झूले वाले कुर्सी पर से और उस बिस्तर पे कब पहुंच गया, मुझे जरा भी अनुमान नहीं लगा सका। कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं मालूम। शरीर पर एक वस्त्र नाम का चीज नहीं। और आंख खोलते ही मैं अपने आप को एक कमरे में, और वो भी पलंग पर, और साथ में अब मेरी वही प्रेमिका। अब मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा कि ये सब ख्वाब है और जैसे ही नींद खुलेगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उस लड़की को शरीर को टच करके देख रहा था कि ये वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। और जैसे ही मैं उस शरीर को टच किया, वो सोई हुई थी, अपनी आंख खोलती और मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखने लगी। और तब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो चल रहा है, वो रियल टाइम है। कोई ख्वाब नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब फिर वो लड़की कहने लगी, अरे आप फिर जाग गए, आप सो जाइए ना, मैं आपका सर और मालिश कर देती हूँ। अब फिर मैं कुछ बोलता इससे पहले मेरे सर पर मालिश करने लगी। अब फिर मुझे गहरी नींद आ गई थी। मैं जब जगा ना, तो सुबह हो चुकी थी। आसपास में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। और मैं जब अपने आप को देखा कि मैं हूँ कहाँ पर, तो एक उजाड़ सा कमरा था। जैसे लगा कि किसानों का कोई स्टोर हो, ऐसा मुझे लगा, जहाँ पर किसान अपने उपकरण वगैरह अब रखा करते हैं। ऐसा ही वो जगह को मैंने देख रहा था। वो पूरा घर किसानों के उपकरण से भरा हुआ था। और मैं जब अपने आप को देखा तो मैं खुद हैरान था। मैं एक टूटे फूटे अब तख्त पर पड़ा हुआ था, और तख्त इतना मैला कुचेला, मकड़ी के जाले साइड में दीवार पर लगे हुए, और तख्त पर तो एकदम रेती रेत भरा हुआ था, मिट्टी भरी हुई थी। और मैं उस तख्त पर बिना कपड़ों का लेटा हुआ, कपड़ा वस्त्र मेरे नीचे फेंके हुए। और वो सब कहाँ गए भाई? वो लड़की, सुंदर लड़की जो मेरे साथ में लेटी हुई थी, वो कहाँ गई? उसकी माँ अब मुझे दिखाई नहीं दी, वो कहाँ गई? ये सब क्या चल रहा था? आज सही मायने में हड़बड़ा करके मैं उठा, वस्त्र अपने पहने, और इसके बाद उस घर से बाहर आ गया। अब जब बाहर आया तो देखा कि मैं खेतों के बीच में हूँ, और वास्तव में वो घर जो बना हुआ था किसानों के लिए, अपना उपकरण वगैरह रखा करते थे। अब पुराना सा घर था। अब थोड़ी दूरी पर वो रोड थी। अब मैं देखा कि वो पेड़ भी मुझे दिखाई दिया जहाँ मेरी ट्रक खड़ी थी। सुबह का वक्त था और मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ, ये सब क्या रात में हुआ था। वो दोनों लोग कौन थे, माँ बेटी? और वो घर अचानक सब कैसे बदल गया, टूटे फूटे घर में कैसे बदल गया? मैं तो एक पलंग पर सोया हुआ था, वो झूले वाली कुर्सी कहाँ गई? ये सब मुझे परेशान कर रहा था। मैं जितना सोचता और उतना मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था। आखिरकार मुझे लगने लगा कि मैं किसी ऐसे छलावा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया जो पूरा माहौल को बदल देते हैं, हर चीज़ बदल देते हैं, अपने आप को बदल देते हैं। कहीं मैं, वो जो लड़की, वो बूढ़ी माँ, वो कोई छलावा तो नहीं थे? अब मुझे
कुछ ऐसा ही डर लगने लगा था कि मैं किसी भूतिया चक्रव्यूह में फंस गया हूं। अब मैं सुबह हो गया था तो मैं अब डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन रात की बातें सुन करके समझ करके अब मुझे खौफ जरूर आ रही थी कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं जल्दी से कपड़े पहन करके और सीधा उस घर से अब अपने ट्रक के पास दौड़ते हुए पहुंच गया। अब उस रोड पर ट्रैफिक का शुरुआत हो चुका था। मैं अपने ट्रक में आया और जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला, अब वहाँ एक गुलाब का फूल मेरे स्टीयरिंग के सामने में रखा हुआ था और एकदम ताज़ा ताज़ा खिला हुआ फूल। अब ये कैसे कौन रख के गया, लेकिन इतना सोचने समझने की मेरे पास टाइम नहीं थी। मैं जान रहा था कि ये मनहूस जगह है, ये हॉन्टेड जगह है। जिस जगह पर मैं रुका हूँ और वो दोनों माँ बेटी जरूर कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत यही होंगे। अब मुझे बहला फुसला करके उस घर में ले गए। उनका इरादा तो मैं सब कुछ समझ गया था जो उन्होंने मेरे साथ में किया था। अब मैं इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहता था और ट्रक को स्टार्ट करने लगा, लेकिन ट्रक इतना आसानी से स्टार्ट नहीं हो रहा था। जबकि ट्रक मेरा एक चाबी घुमाने से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा था। और मैं इतना खौफ में था कि इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था। और करीब करीब आधा घंटा मेरा खराब हो गया। ट्रक घुरघुरा जाता और इंजन स्टार्ट नहीं होता। और उसी वक्त एक ट्रक आ रहा था। मैं सोचा कि इन ट्रक से मदद लूं, वो भी ड्राइवर भाई मेरा है और मेरा ज़रूर मदद करेगा। हाथ दिया तो ट्रक वाले ने रोक दिया। अब कहने लगे, बाबू इस जगह आप अपना ट्रक क्यों रोके हो, ये तो हॉन्टेड जगह है। अब वो ड्राइवर ने बोला तो मैं और खौफ में आ गया। मैं बस यही बोला कि भाई मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या आप मेरी ट्रक को स्टार्ट करने में मदद करोगे। वो मेरे को घूरता हुआ देखता रहा। अब फिर मेरे ट्रक को देखा, अब फिर बोला कि हाँ क्यों नहीं मदद करूँगा भाई, ड्राइवर के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। और ट्रक से उतर पड़ा। अब मेरे ट्रक में अब स्टीयरिंग संभाल लिया था और कुछ ही देर चाबी घुमाने के बाद में अब ना जाने कैसे उसे ट्रक स्टार्ट हो गया। अब कहने लगे, बाबू जल्दी से आके बैठो, ये जगह रात में तो इतने खतरनाक है लेकिन दिन में भी सही नहीं है, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें यहाँ की कहानी पता नहीं। मैं और खौफ में आ गया। मैं कहने लगा कि नहीं भाई, मुझे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। तब कहने लगा कि मेरे पीछे पीछे चलो, अब आगे चल के किसी ढाबा पर रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे और तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। और वाकई में मैं उस ट्रक वाले के पीछे पीछे अब चल रहा था। पूरा एरिया वो जो था पार करने के बाद, करीब 1 घंटे के सफ़र पूरा करने के बाद हम एक ढाबे पर जा कर के रुके। इस बीच में उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है, बूढ़ी माँ कौन हो सकती है, और ये ताज़ा ताज़ा फूल मेरे स्टीयरिंग के डैशबोर्ड पर किसने रखा, क्या वही लड़की। और यही सब सोचते सोचते 1 घंटा का सफ़र मेरा पूरा हो चुका था जब हम दोनों लोग ढाबे पर रुके और चाय के चुस्की लेते हुए, और तब वो ड्राइवर भाई बताने लगा कि दोस्त कहीं तुम उन लड़कियों का शिकार तो नहीं बन गए थे। मैं हैरान था कि इस ड्राइवर को कैसे पता। मैंने बोला लड़कियां नहीं भाई साहब, उसमें एक लड़की थी, एक ओल्ड लेडी थी, बुढ़िया थी। और तब वो ड्राइवर हंसते हुए कहने लगा कि वो दोनों ही लड़कियां थी। जवान, भेष बदलने में वो माहिर है और किसी की रूप ले सकती है, कैसा भी रूप धर सकती है। ये किस्सा तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ। जब मैं सुबह गुजर रहा था, मैं तुम्हारा देखा ट्रक और तुम हाथ दे रहे थे, तो मुझे डाउट हो चुका था कि तुम उनके जाल में फंस चुके हो। जानते हो ये एरिया है ना जिस जगह पर तुम्हारा ट्रक रुका हुआ था, रात के टाइम कोई अकेले ट्रक वाला गुजरता नहीं है जब तक उसके साथ में 3-4 ट्रक ना हो, तब वो गुजरने से डरता है। और तुम तो लग रहा था कि इस रास्ते पर अनजान थे। मैं कहने लगा हाँ भाई, मैं एक तरह से अनजान ही था इस रास्ते पर। और तब मैं पूछने लगा कि आप ज़रा पूरा कहानी बताइए, मेरे साथ में अब क्या हो सकता है। गुलाब का फूल का जिक्र किया
तब वो चौंक गया। कहने लगा, क्या तुमने उस गुलाब को फूल को छुआ, सूंघा? मैंने बोला, नहीं भाई, अभी भी मेरे डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ है, मैं उसको टच नहीं किया। और तब वो बोला कि भाई, आप बिल्कुल सही है, अगर तुम सूंघ लेते उस फूल को और छू लेते तो समझ, ये इतना तुम समझ लेते कि वो लड़की तुम्हारी पीछा कभी नहीं छोड़ती। उसके चंगुल में तुम अब एक तरह से पड़े रहते, जब चाहती वो तुम्हें बुला लेती या तुम्हारे पास पहुंच जाती। उनका तो यही काम है, तुम्हारे साथ अब बिस्तर भी शेयर करती, तुम्हारा खून भी पीती, यही करती कहेंगे। दोनों के दोनों चुड़ैल हैं। अब जैसे जिक्र हुआ ना, तो मैं तो और खौफ में आ गया था। क्या आज के युग में ऐसा भी होता है? मुझे पहली बार भूत प्रेत का एहसास हुआ था। मैं तो ऐसा लड़का था कि ना मैं ईश्वर को मानता था, ना भूत प्रेत को। मैंने कभी मंदिर नहीं गया, घर में पूजा पाठ में मुझे जबरदस्ती शामिल कराया जाता था, और मैं इन चीज़ों को मानता तक नहीं था। और अचानक मेरे साथ में वही खेल हो चुका था। मैंने बोला, ड्राइवर साहब, फूल तो मेरे ट्रक में है, अब उसको क्या करें? तब वो कहने लगा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। उस फूल को छूना नहीं है, किसी लकड़ी की सहायता से उसको उठा करके बाहर फेंक देना। अगर तुमने छू लिया, मैंने छू लिया, तो हो सकता है कि हम भी उसके शिकार बन जाए। एक तरह से मनहूस फूल है, देखने में बिल्कुल खिला खिला सा होगा। उस ड्राइवर को ये सब कैसे मालूम था? मैं आश्चर्य में था। वो सारी बातें बता रहा था, और आखिरकार उस फूल को हटाने में मेरी उसने मदद किया। अब फिर मैं उससे पूछने लगा कि भाई साहब, ये बात आपको कैसे इतनी पता है? तब वो कहने लगा कि मेरे बड़ा भाई यहाँ पर इन लड़कियों का शिकार हुआ था, और तब मुझे मालूम है। इतनी परेशानी हमने उठाई है अपने बड़े भाई को लेकर के, और मैं ही, हमारा परिवार समझ सकता है। ना जाने कहाँ कहाँ हम लोग धक्के खाएं, मंदिर मंदिर भटके, तांत्रिकों को जहाँ सुनते थे कि अच्छा तांत्रिक है, हम दौड़े चले जाते ताकि मेरे भाई का जान बच सके। लेकिन बहुत मेहनत, बहुत दौड़ धूप और सालों में जा करके तब बड़ी मुश्किल से मेरे भाई की जान बची थी। नहीं तो वो लड़कियां जो थी, वो मेरे भाई की जान लेने पर उतारू थी। शरीर का पूरा खून जैसे चूस लिया था, कोई दवा दारू दुआ काम ही नहीं कर रही थी। अब मेरे भाई ने सब कुछ कहानी बताया था, जो जो हुआ था। अब मैं तभी जानता हूं मेरे भाई, तुम तो इनके चंगुल में फंस गए थे। अब मैं और डर चुका था। मैं कहने लगा, भाई अब मेरे को क्या होगा? अब वो कहने लगा कि तुम किसी मंदिर में जाओ भाई, किसी तांत्रिक से मिलो और देर मत करना। इसके बाद वो अपने रास्ते, फिर मैं अपने रास्ते। लेकिन सफ़र अब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरा ध्यान इसी चीज़ में भटकता रहता था कि अब मेरे साथ में क्या होगा, कहीं इसके भाई वाला हाल तो मेरा नहीं हो जाएगा। अब माल वोल खाली करके मैं अपने शहर की तरफ दूसरा माल लेकर के लौट रहा था, और इसी सोच में डूबा हुआ था। रात जब होता ना सड़क पर, तो मैं अकेले नहीं निकलता जब तक मेरे साथ में एक दो ट्रक वाला साथ में अब ना हो, तो मैं चलने से भी डरता था। आखिरकार जब मैं अपने गांव आया, छुट्टी लिया और गांव गया, अब पूरा जो कहानी थी अपने घर वालों को बताया। घर वाले सब मेरी बात सुन करके वो भी डर चुके थे। अब फिर एक मंदिर में ले गए थे बजरंग बली के, और कहने लगे तुम डरो मत, बजरंग बली सब कुछ सही कर देंगे। और वो पुजारी थे, कहने लगे कि बस शाम की शाम आरती में भाग लो और सच्चे मन से आओ, ईश्वर भगवान को ध्यान करो, बजरंग बली का ध्यान करो, आप बजरंग बली सब कुछ सही कर देंगे। और इसके बाद 7 दिन तक उस मंदिर में शाम के वक्त आरती में जाता रहा, और सुबह भी दर्शन करने जरूर जाता था, आरती में जरूर भाग लेता था। लेकिन जैसे उसकी भाई के साथ हुआ था, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या अगर मैं वो उस फूल को छू लेता या सूंघ लेता, इतना ताज़ा खिला हुआ गुलाब था कि किसी का जी ललचा जाए। लेकिन मैं उस फूल को छुआ तक नहीं, ना सूंघा, इसीलिए मेरी जान बच गई थी। मुझे यही लग रहा था जैसे वो ड्राइवर भाई बोल रहा था।
इसके बाद तो मैंने कसम खा लिया था कि रोड पर कभी अकेले नहीं चलूँगा, वो भी रात के वक्त। और इसके बाद जो ईश्वर के प्रति मेरा श्रद्धा उत्पन्न हुआ, तो मैं अब तो एक तरह से पुजारी बन गया था बजरंग बली का। सुबह में बिना नहाए धोए जब तक पूजा पाठ ना कर लूं, मैं स्टीयरिंग पर बैठता नहीं था। आज शाम होते ही जब तक मैं आरती ना कर लूं, ट्रक चलाता नहीं था। ये तो मेरा नियम बन गया था। अब वास्तव में मुझे ये सब करके बड़ा आनंद आता था। मुझे लगता था कि मेरे में एक पावर, ऊर्जा जाग गई है और उस ऊर्जा को मैं महसूस करता था। लेकिन जैसे उस ड्राइवर ने, भाई ने बताया था कि तुम कोशिश करना कि रात के टाइम अकेले ट्रक मत ले जाया करो। जब तक तुम्हारे साथ में 2-4 ट्रक वाला ना हो तो किसी रोड पर भी अकेले जाने की कोशिश मत करना। और वैसे ही मैं देखा था कि अधिकांश ट्रक वाले करते थे। रात के टाइम में कैनवाई में चलते हैं, आगे पीछे कम से कम 4-5 ट्रक हो और झुंड में वो चलते हैं, कभी अकेले नहीं चलते। हाँ, कोई इमरजेंसी हो तो अकेले ड्राइवर जो होता है वो कभी नहीं चलता, उनके साथ में कोई ना कोई लोग होते हैं। और इस तरह का मैं भी नियम बना लिया था। अब इस बात को तो काफ़ी साल हो गया। अब तो मेरी शादी ब्याह, बाल बच्चे भी हो गए, लेकिन ये लगता था कि जैसे कल का ही घटना हो। और कभी कभी इसके सपने भी मुझे आते थे। जब मेरी शादी हो गई थी नई नई, और मुझे लगता था कि मैं उसी लड़की के साथ बगल में लेटा हूँ। अब मैं डर जाता था। हड़बड़ा करके मैं देखता था कि मेरी पत्नी है, लेकिन चेहरा उस वक्त में लगता था कि उसी लड़की का है। अब मैं खौफ में हो जाता था, डर जाता था, चीखने लगता था। अब मेरी पत्नी जो नींद में होती थी उठ जाती थी। अब कहती थी, ये क्या हरकत कर रहे हो जी, क्या मुझसे आप डर रहे हो? मेरा पूरा शरीर पसीने से सना होता था। और फिर मेरी पत्नी मेरे को संभालती थी कि आप कोई ख्वाब देख रहे थे, कोई डरावना ख्वाब? तब मैं बोलता था हाँ, ऐसा ही था। तब मुझे वो पानी वानी पिलाती, बोलती ईश्वर को याद करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और वैसे ही होता था। लेकिन ऐसा ख्वाब कुछ दिनों तक जरूर आया, लेकिन जब मैं पूजा पाठ करने लगा था ना, और उसके बाद सब कुछ सही हो गया। और आज भी इस घटना को मैं मेरे दिमाग में, जहन में जैसे कहीं छपी हुई है, निकलती नहीं है। मैं कितनी निकालने की कोशिश कर चुका हूँ कि इस घटना को मैं भुला दूँ, लेकिन भुला नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी वेद प्रकाश जी की अपनी आपबीती। अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।